हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए चैनल पे। इसका नाम है एड1। तो आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व, जो कि है आईसीएसई बोर्ड के चैप्टर 3 मशीन्स के ऊपर। तो देखते हैं कि ये 3 क्वेश्चंस कौन से हैं और वो कैसे होने वाले। मैं ट्राई करूँगा कि आपको कि जितना इजी हो, आसान हो, उतना आसान करके समझाओ। तो मेरी जो कोशिश है वही रहेगी। आई होप कि आपको समझेगा और आप इसे अच्छी तरह से समझ के एग्ज़ाम में लिख पाओगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे 3 क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मशीन्स ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर आईसीएसई एग्ज़ाम 2026। मतलब ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मतलब आने वाली जो एग्ज़ाम है आईसीएसई बोर्ड की, उसमें आ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपना क्वेश्चन है, इफ अ मशीन इज यूज टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 50 न्यूटन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन ये ले लूँ और यहाँ पे हम लोग हाईलाइट कर ले कि लोड लोड ऑफ 50 न्यूटन। ओके, सो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है कि जो लोड है वो 50 न्यूटन का है। आफ्टर दैट सच दैट रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड मूवेबल पार्ट्स ऑफ मशीन इज 15 न्यूटन। ओके, सो एक और यहाँ पे 15 न्यूटन का जो फोर्स है वो दिया गया है, एक 50 न्यूटन और उसके बाद 15 न्यूटन। देन द टोटल लिफ्टेड लोड इज 65 न्यूटन। ओके, आफ्टर दैट ओके, ये जो 50 प्लस 15 न्यूटन करके जो एडिशन करके आया है वो है 65 न्यूटन। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज कॉज थ्रू 2 मीटर, देन फाइंड एक्चुअल एंड यूजफुल आउटपुट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन अगर हम लोग ऐसे बार-बार पढ़ने जाएँ तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो हम लोग एक ट्रिक यूज़ करते हैं, वो है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन मार दूँ ताकि ये थोड़ा अलग हो जाए। सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं गिवन, यानी कि हम लोग यहाँ पे गिवन करने वाले हैं। तो गिवन क्या है? जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट डाटा है, जो हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए, वो डाटा हम लोग इस क्वेश्चन में से एक्सट्रैक्ट करेंगे, ताकि बार-बार हमें इस क्वेश्चन को पढ़ना नहीं पड़े और हमारा टाइम बचे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है? तो लोड दिया है। सो हम लोग पहले यहाँ पे लिखेंगे ये लोड, और आप लोग भी यही ट्रिक यूज़ करना अपने एग्ज़ाम में। इसी मेथड से, इसी स्टाइल से आप अपने एग्ज़ाम में लिखिए। ओके, सो लोड कितना है? 50 न्यूटन, 50 न्यूटन ऑफ फोर्स। फोर्स मतलब लोड एक फोर्स है। उसके बाद यहाँ पे एक और दिया है कि वो जो मशीन है, वो उसके अंदर जो फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन की वजह से भी थोड़ा सा फोर्स जनरेट हुआ है, थोड़ा सा लोड और बढ़ रहा है मशीन के ऊपर। सो वो कितना है? सो उसे लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे टोटल टोटल लोड। ओके, सो इट्स अ टोटल लोड। ओके, सो टोटल लोड क्या है? सो टोटल लोड है 50 प्लस 15 न्यूटन। सो ये है। ओके, यहाँ पे थोड़ा ब्लैक एरिया तो मैं यहाँ पे रेड यूज़ करूँगा, 65 न्यूटन। ओके, उसके बाद ओके, नाउ इट्स ओके। सो अभी हम लोग बढ़ सकते हैं, ताकि मतलब मैंने जो बैकग्राउंड कलर था उसे चेंज कर दिया ताकि हमें प्रॉब्लम ना आ जाए। ओके, सो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने वाइट कर लिया है। सो अभी टोटल लोड जो है वो है 65 न्यूटन। मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं इसे अच्छे से आपको समझाऊँ तो आपको पता ही है, आपने मशीन चैप्टर आई होप कि पढ़ा ही होगा। सो यहाँ पे एक टाइप की मशीन है, लेट्स से कि ये एक मशीन है, एक क्रेन होगी, और यहाँ पे इस तरफ एक लोड होता है, सिंपल बात है। और इस तरफ हम लोग एफर्ट लगाते हैं ताकि इस लोड को पॉइंट ए से पॉइंट ए से बी तक लिफ्ट कर पाए। किसी भी लोड को हम लोग लिफ्ट कर पाए या पुश कर पाए, पुल कर पाए, जो भी कुछ है, वो करने के लिए हम लोग मशीन का यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो बीच वाला जो पार्ट है, आप देख पा रहे हो, ये जो बीच वाला पार्ट, वो है मशीन। ओके, और यहाँ पे जो लग रहा है वो है एफर्ट। सो एफर्ट की वजह से लोड ए से बी तक लिफ्ट होगा। जब लोड ए से बी तक लिफ्ट होगा तो सिंपल बात है, एफर्ट भी पी से क्यू तक जाएगा। ओके, सो इस तरह से मशीन वर्क करती है।
सो यहाँ पे बोला है कि ये जो लोड मतलब ये जो एल वाला ये जो पार्ट है, इसका टोटल फोर्स जो है वो है 50 न्यूटन, जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। और यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे जो मशीन मशीन वर्क कर रही है उसके बीच में थोड़ा सा फ्रिक्शन है जो नॉर्मली होता है, वो फ्रिक्शन है 15 न्यूटन। सो 15 न्यूटन जो फ्रिक्शन है वो यहाँ पे है। ओके, सो इस एफर्ट को मतलब ये जो एफर्ट है हम लोग एक दूसरी जगह पे एफर्ट लगाने वाले हैं, तो उस एफर्ट को ये 50 न्यूटन, ये 50 न्यूटन और 15 न्यूटन दोनों को भी ओवरकम करना पड़ेगा। बस वो 50 न्यूटन को ओवरकम नहीं कर सकता, वो फ्रिक्शन को छोड़ नहीं सकता, हमें फ्रिक्शन के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, तभी जाके मशीन पूरी तरह से उस लोड को पॉइंट ए से बी तक लाएगी। यही सिंपल फंडा है। ओके, सो ओके, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और चैप्टर भी बहुत ही ईजी है। सिंपल बात है, हमारे टोटल लोड हमें समझ गए, हम लोग लोड भी समझ गए। उसके बाद उन लोगों ने दिया है डिस्प्लेसमेंट, जो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर। ओके, पहले से मीटर में मतलब एक ऐसा यूनिट है तो हमें कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। ओके, और उसके बाद उन लोगों ने बोला है कि टू फाइंड एक्चुअल और यूजफुल आउटपुट। ओके, सो ये मैं थोड़ा यहाँ पे इसे थोड़ा सा जगह से हिलाता हूँ ताकि हमें थोड़ा यहाँ पे जगह मिल सके। ओके, नाउ टू फाइंड, तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं अभी टू फाइंड, ताकि हमें पता चल सके कि हमें एग्जैक्टली क्या फाइंड करना है। सो क्या क्या फाइंड करना है हमें, हमें फाइंड करना है एक्चुअल एक्चुअल आउटपुट और फाइंड करना है यूजफुल आउटपुट। ओके, सो हमें यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट और यूजफुल आउटपुट फाइंड करना है विद द गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, तो बहुत ही आसान है। चलिए फिर सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। ओके, सो सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे हम लोग। सो व्हाट इज द एक्चुअल आउटपुट? सिंपल, तो एक्चुअल आउटपुट क्या है पहले हमें ये तो समझना पड़ेगा। अभी जिनको पता है उनको तो पता है, पर जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताता हूँ कि आउटपुट, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए। सो आउटपुट यानी कि मशीन का आउटपुट पार्ट। सो आप अगर इस मशीन को देखें तो इस मशीन को यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो लोड के साइड पे वो अपना आउटपुट है और एफर्ट के साइड पे अपना इनपुट रहता है। यानी कि हम लोग मशीन के ऊपर जो एफर्ट डालते हैं उसे हम लोग कहेंगे इनपुट, जबकि मशीन लोड के ऊपर जो डालती है उसे हम लोग कहेंगे आउटपुट। ओके, सो सिंपल बात है। सो आउटपुट है जो मशीन लोड के ऊपर डाल दी है, और आउटपुट मतलब एग्जैक्ट क्या होता है, ये एग्जैक्ट होता है वर्क आउटपुट। मतलब यहाँ पे वर्क आउटपुट के बारे में बात हो रही है। ओके, वर्क आउटपुट, तो यहाँ पे सिंपल बात है, वर्क ये वर्ड आ गया। वर्क, उसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, तो इस केस में हमारे केस में फोर्स क्या है? फोर्स है लोड। सिंपल बात है, फोर्स हमारा मतलब सिंपल बात है, ये जो लोड लगने वाला है वही फोर्स है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट उन लोगों ने दिया है कि भाई 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, बट उन लोगों ने बोला है कि एक्चुअल आउटपुट कितना है। ओके, सो एक्चुअल आउटपुट कितना है? तो एक्चुअल में सिर्फ लोड पे काम नहीं हो रहा है, एक्चुअल में सिर्फ लोड पे काम नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ लोड पे काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है फिक्शन के ऊपर भी। मतलब हमें फिक्शन को भी ओवरकम करना है, सिर्फ फोर्स को ओवरकम नहीं करना है। सो हमें उस तरह से काम करना है। तो सिंपल बात है, एक्चुअल आउटपुट में हमें यहाँ पे लोड की जगह पे टोटल लोड लेना पड़ेगा। टी एल मतलब टोटल लोड। ओके, सो टी एल क्या है? टोटल लोड। ओके, सो हमें टोटल लोड लेना है। तो टोटल लोड कितना है अपना? ओके, सो सबसे पहले हम लोग ये लेते हैं कि भाई एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल्स टू टोटल लोड मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो टोटल लोड कितना है अपना? 65 न्यूटन, मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 2 मीटर। ओके, सो टोटल कितना हुआ ये? 130। सो 130 जूल्स ऑफ
वर्क हमारा आउटपुट में हुआ है। ओके, सो ये है अपना एक्चुअल आउट। ओके, 130 जूल्स, इस तरह से हमें करना है। सो ये है एक्चुअल आउटपुट। अभी हमें देखना है कि यूजफुल आउटपुट क्या है। सो यूजफुल आउटपुट क्या है वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जगह थोड़ी कम है, मैं एक काम कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा की जगह है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इधर। ओके, सो व्हाट इज अ यूजफुल आउटपुट? ओके, यूजफुल आउटपुट। सो यूजफुल आउटपुट क्या है? सो यूजफुल आउटपुट मतलब हमें कितना यूजफुल हुआ है और कितना कितना वेस्ट चला गया है। सिंपल बात है, हमें लोड के ऊपर काम करना है। अगर मैं इस मशीन के ऊपर फिर से जाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें तो सिंपल बात है, हमें तो सिर्फ लोड के ऊपर मतलब लोड से ही लेना देना था। हमें फ्रिक्शन से लेना देना नहीं था, हमें फ्रिक्शन के ऊपर कुछ नहीं करना था। मशीन में गड़बड़ी है, मशीन में फ्रिक्शन है, तो हम क्या कर सकते हैं? पर हमें बस लोड पे ऊपर काम करना था। हम जो एफर्ट डाल रहे थे वो इस सोच से डाल रहे थे कि हम लोग लोड को लिफ्ट करा रहे हैं। बट फ्रिक्शन के ऊपर भी थोड़ा सा एफर्ट लग गया, तो वो तो वेस्ट चला गया। तो जो लोड के ऊपर जो हमारा एफर्ट लगा है, उसे हम लोग कहेंगे यूजफुल आउटपुट। ओके, सो यूजफुल आउटपुट इन आवर केस इज लोड मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ओके, लोड मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो लोड की वैल्यू है वो एग्जैक्ट वही वैल्यू है जो हमारे काम की। सो इसका मतलब हमारा लोड कितना था? तो हमारा लोड था 50 न्यूटन और हमारा डिस्प्लेसमेंट था 2 मीटर, जिसका आंसर आता है अराउंड 100 जूल्स। ओके, सो ये है यूजफुल आउटपुट। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि आंसर हमारा क्या आया, सो सिंपल बात है, हमारा आंसर आया है फॉर एक्चुअल आउटपुट हमारा आंसर है 130 जूल्स, और फॉर यूजफुल आउटपुट इट इज 100। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 30 जूल्स ऑफ वर्क वेस्ट चला गया। वो फिक्शन के ऊपर लग गया, तो वो वेस्ट हो गया, उसका हमें कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ। ओके, कोई बात नहीं, मतलब सिंपल बात है, रियलिटी में हम कोई भी जो मशीन है उसको 100% तो बना नहीं सकते इफिशिएंट, तो उसे उसमें वो होगा ही। ओके, चलो फिर अभी बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और वो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है एन एफर्ट ऑफ 10 kgf is applied on a machine through a distance of 100 centimeter. Okay, and when a load of 100 kgf moves through a distance of 5 centimeter. ओके, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन अधूरा है, इसे मैं कंप्लीट कर दूंगा। सो यहाँ पे टू फाइंड करना है हमें, टू फाइंड क्या करना है? तो हमें टू फाइंड करना है वेलोसिटी रेशियो। ओके, फर्स्ट, देन सेकंड हमें टू फाइंड करना है मैकेनिकल एडवांटेज, और थर्ड हमें फाइंड करना है एफिशिएंसी। ओके, एफिशिएंसी फाइंड करना है। ओके, तो फिर चलते स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने बोला था क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें गिवन, जो भी गिवन है उसे हमें अलग करना है। पहले हमें ये देखना है कि कितना यूजफुल डाटा है और कितना मतलब अनवांटेड इंग्लिश भरा हुआ है। ओके, तो वो तो हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे काम का है, हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए हमें यूजफुल जो डाटा है उसे हमें गिवन में डालना है।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन। सो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे 10 kgf, तो वो हमारे काम का है और वो है एफर्ट। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एफर्ट ई विच इज अ 10 kgf, 10 kgf। तो व्हाट इज अ 10 kgf? इट्स अ किलोग्राम फोर्स। ओके, अपने किलोग्राम तो सुना होगा, यूनिट होता है जो कि होता है मास का, बट यहाँ पे है किलोग्राम फोर्स जो कि यूनिट होता है वेट का। ओके, सो यहाँ पे फोर्स का कंटेंट भी ऐड हो रहा है। उसके बाद है मशीन थ्रू डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। सो ये जो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है वो है डी ई। व्हाट इज डी ई? सो डी ई है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, डी ई है डिस्प्लेसमेंट एट एफर्ट साइड। तो इट इज ए डिस्प्लेसमेंट एट एफर्ट साइड। एफर्ट साइड के यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसके लिए इसको समझने के लिए हम लोग फिर से इस मशीन के एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो ये मशीन आप लोगों ने देखी थी। तो इस मशीन में ये जो मैं पी क्यू यहाँ पे दिखाया हूँ, जो मैंने पी क्यू यहाँ पे दिखाया है, सो एफर्ट जब पी से क्यू पे आएगा तब लोड ए से बी तक जाएगा। सिंपल बात है। सो एफर्ट का पी से क्यू तक जाना मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट होना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हम लोग कहेंगे डी ए, जबकि लोड का ए से बी तक जाना ये हम लोग कहेंगे डी एल। ओके, सो ये इस तरह से। तो डी ई आपको समझ आया। उसके बाद ओके, तो डी ई अपना कितना है? सो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे डी ई दिया है 100 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे दिया है 100 सेंटीमीटर्स। सो ये तो सेंटीमीटर में, इसको हमें ऐसा यूनिट यानी कि मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो सिंपल बात है, 100 सेंटीमीटर नथिंग बट 1 मीटर। ओके, सो ये है 1 मीटर। उसके बाद हमें दिया है वेन अ लोड ऑफ 100 kgf। तो लोड कितना है हमारे हमारे पास? वो है 100 kgf। ओके, एंड देन डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर जो कि है डी एल। तो डी एल क्या है हमारे केस में? डी एल है डिस्प्लेसमेंट एट लोड साइड। डिस्प्लेसमेंट जो लोड साइड पे हो रहा है। ओके, सो वो कितना है? वो है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का कन्वर्ट करना है हमें मीटर में, तो होता है 0.05। ओके, मीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है, गिवन तो हो गया। नेक्स्ट पार्ट आता है टू फाइंड। तो टू फाइंड तो हम लोगों ने यहीं पे लिख दिया है, तो अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो हमें सबसे पहले जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है वेलोसिटी रेशियो। तो क्या होता है वेलोसिटी रेशियो? सिंपल बात है, आपको पता ही होगा वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ऐसे ये कर देता हूँ ताकि ओके ये पार्ट भी हम लोग यूज़ कर पाए। ओके, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो नथिंग बट वी आर। ओके, वेलोसिटी रेशियो नथिंग बट वी आर। वो क्या होता है? वो होता है डिस्प्लेसमेंट एट एफर्ट साइड बाय डिस्प्लेसमेंट एट लोड साइड। ओके, सिंपल बात है, वेलोसिटी रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट एट एफर्ट साइड बाय डिस्प्लेसमेंट एट लोड साइड। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब वेलोसिटी एट अ लोड, लोड वेलोसिटी बाय एफर्ट वेलोसिटी, सॉरी एफर्ट वेलोसिटी बाय लोड वेलोसिटी, यही इसका मीनिंग होता है। तो वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बट ये जो टाइम है वो सिंपल है, दोनों का टाइम सेम होगा। अगर ये कंसेप्ट को नहीं पता होगी तो आप इसे समझ सकते हो यहाँ पे कि सिंपल बात है, जब एफर्ट पी से क्यू पे आएगा, एफर्ट पी से क्यू पे आएगा, जितने टाइम में आएगा मतलब एफर्ट पी से क्यू में जितने टाइम में आएगा उतने टाइम में लोड ए से बी में जाएगा। उनके बीच में कोई भी टाइम डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे कनेक्टेड है, क्योंकि ये एक ही मशीन है।
सो ये मशीन जब ऐसे होगी और ये जब ऐसे होगी, तो उसका ये एन यहाँ के आने पे जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम ये एन यहाँ पे जाने को लगेगा। तो सिंपल बात है, टाइम तो सेम है। तो टाइम सेम है तो सिंपल बात है, हम लोग क्या करेंगे, टाइम जितना भी है उसको कट कर देंगे, टाइम की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम सेम है। और तो बचता क्या है, डी ई बाय डी एल। सो इसे हम लोग रफ कर देंगे, ये जितना ये पार्ट है। सो ये होती है वेलोसिटी रेशो। तो दो वेलोसिटी का रेशो, वेलोसिटी एट एफर्ट साइड अपॉन वेलोसिटी एट लोड साइड, इनका रेशो। ओके, तो फिर ये तो हमें समझ गए इसका फॉर्मूला क्या होता है। अभी हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमारे पास डी ई है क्या, तो है यहाँ पे, ये है 1 मीटर जो कि डी है, और डी एल है तो डी एल भी है। ओके, तो दोनों भी है, तो चलो फिर सब्स्टिट्यूट करें। ओके, तो हमें बस यहाँ पे डी ई 1 मीटर अपॉन 0.05 इतना ही करना है। ओके, सो ये कितना बना, ये बना 20। ओके, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 20। अगर हम इसे सेंटीमीटर, कुछ कुछ बच्चों का अगर ये वाला पता नहीं होगा तो सिंपल बात है, अगर 100 सेंटीमीटर से हम लोग अगर 5 सेंटीमीटर सब डिवाइड कर ले तो जो आता है वो आता है 20 आंसर। ओके, और यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई यूनिट है, तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है क्योंकि वेलोसिटी रेशो को कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि बिकॉज इट्स अ वन टाइप ऑफ रेशो, तो देर इज नो एनी यूनिट। बिकॉज इसका जो यूनिट है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है आपको पता ही है, मीटर पर सेकेंड, और इसका भी मीटर पर सेकेंड, दोनों भी चले गए तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा। इस वजह से इसको मतलब वेलोसिटी रेशो को कोई भी यूनिट नहीं होता। ओके, सो इट्स जस्ट 20, इट्स जस्ट 20। नाउ नेक्स्ट, अपना वेलोसिटी रेशो तो हो गया भाई, अभी बारी है मैकेनिकल एडवांटेज की। तो चलो फिर उसके ऊपर बढ़ते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे। सो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज जो कि होता है एम ए। मैकेनिकल एडवांटेज सिंपल है, लोड अपॉन अपॉन एफर्ट। एक मशीन का हमें कितना एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि कोई भी मशीन हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, ताकि हमें हमारा जो काम है, हम लोग जो एफर्ट डाल सकते हैं उस एफर्ट को वो और बढ़ाए। यही काम होता है एक मशीन का, किसी भी तरीके से बढ़ा सकती है वो, पर उसका काम होता है कि उसको बढ़ाए। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज हमें ये बताता है कि यो जो मशीन है वो हमारा एफर्ट कितने परसेंट से बढ़ा रही है, कितने गुना, कितने गुना बढ़ा रही है, वो हमें इस रेशियो के थ्रू पता चलता है। तो वो रेशियो क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। सिंपल है, लोड अपॉन एफर्ट। तो यहाँ पे हमारे पास लोड है क्या, तो लोड की वैल्यू हमारे पास है, और वो है, लोड की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, हमारे पास थी वो 100 kgf। यहाँ पे आप देख सकते हो 100 kgf। ओके, एंड एफर्ट की वैल्यू है 10 kgf। ओके, सो फिर चलो, और हमारा लोड है 100 और हमारा एफर्ट है 10। 100/10 इतना आया 10। लोड, हमारा मैकेनिकल एडवांटेज आया 10। यहाँ पे कोई यूनिट है क्या, तो कोई भी यूनिट नहीं है। क्यों यूनिट नहीं है, क्योंकि ये रेशियो है। लोड का लोड का यूनिट क्या होता है, लोड इज अ फोर्स, सो इसका यूनिट होता है एन। एफर्ट का यूनिट क्या होता है, एफर्ट इज आल्सो वन टाइप ऑफ फोर्स, तो उसका भी यूनिट होगा एन। तो एन से एन चला गया, तो यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं होता, बिकॉज इट्स वन टाइप ऑफ रेशियो। ओके, सो इसका कोई यूनिट नहीं है। सो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा जो आया है वो आया है 10, जस्ट 10। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये तो हो गया भाई। अभी नेक्स्ट है इफिशियंसी। तो इफिशियंसी क्या है, तो फिर चलो इफिशियंसी फाइंड करें। तो नेक्स्ट है, ओके, तो ये क्या था, ये था सेकेंड वाला, अभी आया है थर्ड वाला, इफिशियंसी। मेरे थोड़ी फार स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं, तो आप उसके ऊपर इग्नोर करिए, और मेरी जो हैंड राइटिंग है वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। सो उसके ऊपर इग्नोर करिए, क्योंकि इस पे लिखना, इस टैब पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो
उतना आप इग्नोर करिए। ओके, सो एफिशिएंसी हमें फाइंड करनी है, एफिशिएंसी। ओके, इसका सिंबल होता है ये, और इसको कुछ ईटा कहते हैं, ग्रीक लेटर होता है ये। ओके, इसे मैं ठीक से निकालूं तो ये कुछ ऐसे होता है, एन की तरह होता है। ओके, देन एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? सिंपल है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज, जो भी हम लोगों ने फाइंड किया, डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो, इन दोनों रेशियो का अगर रेशियो बना दूं, मतलब सिंपल बात है, वेलोसिटी रेशियो एक रेशियो है और मैकेनिकल एडवांटेज भी एक रेशियो है, उन दोनों रेशियो का मैं रेशियो बना दूं तो आएगा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? कोई भी मशीन, जैसे कि ये मशीन मैंने यहाँ पे निकाल के रखी है, ये मशीन कितनी इफिशिएंटली काम कर रही है, ये मशीन यहाँ पे हमारे सामने है, ये मशीन कितनी इफिशिएंटली काम कर रही है, ये हमें बताता है इफिशिएंसी। क्योंकि भाई कोई भी मशीन अगर हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई भी मशीन हम लोग बना रहे हैं, तो वो एफिशिएंट तो होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि हम लोग बहुत सारा एफर्ट डाल रहे हैं और वो आउटपुट में कुछ बहुत ही कम आउटपुट दे रही है। हम बहुत इनपुट डाल रहे हैं और बहुत ही कम आउटपुट हमें मिल रहा है। तो दैट टाइप मशीन इज़ अ वेरी इट्स नॉट, इट डम्ब मशीन, ओके? वो किसी काम की नहीं है। हमें ऐसी मशीन चाहिए कि वो थोड़ी-सी हम कम इनपुट दें, और सिंपल बात है, कम इनपुट नहीं होगा, पर हम लोग इनपुट इतना दें और आउटपुट उसके बराबर हो या उससे थोड़ा-सा कम हो, ज़्यादा ही कम ना हो। तो उसे हम लोग कहेंगे हाँ, इट्स अ एफिशिएंट मशीन। सो हम तो सिंपल बात है, जो एफिशिएंसी का जो नॉर्मल फ़ॉर्मूला बनता है वो वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट बनता है। ओके? वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, मतलब हम कितना वर्क अ, हमें कितना वर्क आउटपुट में मिल रहा है, और रेशियो बाय डिवाइड बाय हम कितना वर्क इनपुट में दे रहे हैं। ये उसका फ़ॉर्मूला होता है। तो अगर हम लोग उसे मैच करते जाएँ तो इसका फ़ॉर्मूला एमए बाय वीआर से इक्वल होता है। सो एमए बाय वीआर नथिंग बट एफिशिएंसी। अगर हमें इसे परसेंटेज में फाइंड करना है तो जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई बाय 100% करना पड़ेगा। ओके, सो हमारे पास एमए मतलब मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू है, हाँ भाई है, क्योंकि ये भी यहाँ तो फाइंड किया हम लोगों ने। सो हमें जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, 10 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो, उसकी वैल्यू है क्या? हाँ है, ये क्या है, हमें हम लोगों ने यहीं पे तो फाइंड किया है, 20। सो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, 20 मल्टीप्लाई 100%। ओके, 10/20 कितना होता है? वो होता है 0.5 मल्टीप्लाई 100%। 100% का आधा क्या होगा? सिंपल बात है, 50%। ओके, सो ये है हमारा आंसर, 50%। यानी कि ये जो मशीन है वो कैसी है? तो 50% एफिशिएंट है। मतलब अगर हम लोग लेट्स से कि 2 इनपुट डालें तो हमें 1 आउटपुट मिलेगा। ऐसे मतलब सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि अगर हम लोग 2 हाथों से काम करो तो यहाँ पे मशीन 1 हाथ से काम करेगी। इतना ही है। सिंपल बात है, क्योंकि ये थोड़ी लेस एफिशिएंट है, आधा ही काम कर रही है, 50% एफिशिएंट है। ओके? सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपको समझ आया होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आप कमेंट ज़रूर डालिएगा, और अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, और हमारा चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और भी लाऊंगा जो आने वाली एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। ओके, तो फिर चलिए आगे बढ़ते। अभी हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है यहाँ पे हमें? सो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बता रहा है कि हाउ इज द मैकेनिकल एडवांटेज रिलेटेड विद द वेलोसिटी रेशियो फॉर एन एक्चुअल मशीन। मतलब एक एक्चुअल मशीन को मतलब एक एक्चुअल मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो से किस तरह से रिलेटेड होता है, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। ओके, बट यहाँ पे बोला है कि एक्चुअल मशीन। सो ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें कोई नंबर्स नहीं है, ये जस्ट यू हैव टू प्रूफ इट। हमें प्रूव करना है कि मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो से किस तरह से रिलेटेड है, इतने हमें प्रूफ करना है। ओके, सो कैसे कर सकते हैं हम लोग? विदाउट नंबर्स हम लोग कैसे करें? सिंपल बात है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत से बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं होते एग्जैक्ट उन्हें क्या करना है, कहाँ पे क्या डालना है, कुछ नहीं पता होता।
और मुझे समझ नहीं आता कि यार ये ऐसे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है और नंबर से नहीं, ऐसे कौन से क्वेश्चन है कि भाई न्यूमेरिकल से और नंबर से नहीं। बट ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिस क्वेश्चन में हमें जस्ट प्रूफ करना होता है। ओके, सो यहाँ पे होता है यहाँ पे हमें कोई गिवन विवन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गिवन के लिए कोई डाटा ही नहीं है। सो गिवन नहीं लेना, लिखना है, हमें डायरेक्टली हमें सॉल्यूशन पे आना है। तो यहाँ पे बोला है एक्चुअल मशीन। तो एक्चुअल मशीन क्या होती है? और कोई और भी मशीन होती है क्या? हाँ, होती है। सो एक्चुअल मशीन क्या है कि एक कोई मशीन है और वो रियलिटी में होगी तो उसे हम लोग एक्चुअल मशीन कहेंगे। उसके विपरीत ये इसके उसके उल्टा अपोजिट एक और मशीन होती है जिसे हम लोग कहते हैं आइडियल मशीन। एक्चुअल मशीन के अपोजिट होता है आइडियल मशीन। एक आइडियल मशीन क्या होती है? तो आइडियल मशीन एक इमेजिनरी मशीन है। वो मशीन, सिंपल बात है, एक इमेजिनरी मशीन मतलब वो रियलिटी में नहीं हो सकती। तो ऐसी कौन-सी मशीन है कि जो आइडियल है, इमेजिनेशन में है और जो एक रियलिटी में है, ऐसी कोई मशीन है क्या? तो ऐसा नहीं है। ये एग्ज़ैक्टली ये 2 डिफरेंस कैसे बने? तो ये 2 डिफरेंस बने एफिशिएंसी पे कि किसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो ये जो एक एक्चुअल मशीन होती है, उसकी जो एफिशिएंसी है, जिसे हम लोग ईटा की, ये जो ग्रीक लेटर ईटा है, उससे शो करते हैं, उससे लेस होती है, 1 से लेस होती है। व्हाट इज़ द ईटा? ईटा इज़ द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट, डब्ल्यूओ मतलब वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, ये रेशियो मतलब हम लोग कितना वर्क इनपुट डाल दें और हमें कितना वर्क आउटपुट मिल रहा है, इनका रेशियो। तो अगर ये रेशियो 1 के बराबर हो, ये रेशियो अगर 1 के बराबर हो, तो उसे हम लोग कहेंगे एक आइडियल मशीन। ये सिर्फ़ इमेजिनेशन में ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ऐसी दुनिया में कोई मशीन नहीं है, जो जितना हम लोग इनपुट कर रहे हैं, जितना हम लोग वर्क इनपुट कर रहे हैं, उतना ही हमें आउटपुट में मिल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा, ये क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि एक है एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे और एक है यूज़फुल आउटपुट। तो हम लोगों ने किसको एक्चुअल आउटपुट बोला? हम लोगों ने उसको एक्चुअल आउटपुट बोला जो टोटल लोड को कंसीडर कर रहा है। मतलब वो सिर्फ़ लोड को नहीं कंसीडर कर रहा है, वो ये फ्रिक्शन को भी कंसीडर कर रहा है। तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन मशीन में गड़बड़ी है, सिंपल बात है, मशीन में जो भी पार्ट्स होंगे, वो हिल रहे होंगे, तो उसके बीच में थोड़ा-बहुत फ्रिक्शन बनेगा। सो वो होगा या कुछ और भी होगा, कोई एक्सटर्नल प्रेशर होगा मशीन पे, कुछ भी हो सकता है या मशीन में कोई गड़बड़ी होगी। तो अगर हम लोग लेट्स से कुछ इनपुट डाल रहे हैं, तो टोटल उतना आउटपुट नहीं मिलेगा। फ्रिक्शन में, कुछ प्रेशर में, कुछ मशीन में गड़बड़ी हो, माल फंक्शन हो, उसमें थोड़ा-फार या हीट हो, उसमें थोड़ा-फार हमारा इनपुट वर्क वेस्ट होगा। तो वो वेस्ट होगा, लेट्स से कि 30% वेस्ट हो गया, तो 70% ही हमारा आउटपुट में मिलेगा हमें। सो हम लोग क्या कहेंगे, ये मशीन 70% एफिशिएंट है। सो 70% मतलब 0.7, यानी कि 0.7 1 से कम है। सिंपल बात है। 0.7 कैसे है? 0.7 कैसे है? 1 से कम है। ओके, मतलब 70% 100% से कम है। तो ये मशीन क्या है? ये एक्चुअल मशीन वर्क करती है। सो एक्चुअल मशीन ऑलवेज़ एफिशिएंसी जो होगी, ये एफिशिएंसी जो होगी वो 1 से ऑलवेज़ कम होगी। 1 के बराबर में भी नहीं होगी और 1 से ज़्यादा भी नहीं होगी, क्योंकि 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो नेचर के लॉ को ही बदल देता है, ऐसा नहीं हो सकता। और 1 के बराबर भी नहीं होगी, 1 से कम ही होगी। ओके? बट इन आइडियल मशीन जो अपनी एफिशिएंसी है, वो ऑलवेज़ 1 के बराबर होगी। ओके? सो आइडियल मशीन इज़ नथिंग बट देयर एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू 1 और 100%। ओके? और 100%, यहाँ पे मैं वो भी लिख लेता हूँ कि एक आइडियल मशीन में जो ये होता है, वो होता है 100% के बराबर। ओके? सो इन लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या बोला है? एक्चुअल मशीन के बारे में बोला है। तो हमें बताना है कि भाई एक्चुअल मशीन में क्या होगा? एक मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में क्या रिलेशन होगा? तो क्या होता है? अभी हम लोगों ने एक फ़ॉर्मूला देखा कि एफिशिएंसी का एक और फ़ॉर्मूला है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि वर्क
आउटपुट बाय वर्क इनपुट, ये एक फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला है जो अभी हम लोग ने यूज़ किया था, वो ही मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। ओके, सो मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो नथिंग बट एफिशिएंसी, उसका रेशियो जो है उसको ही हम लोग एफिशिएंसी कहेंगे। ओके, सो इन केस ऑफ एक्चुअल मशीन ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा। ओके, सो ये जो वेलोसिटी रेशियो है वो यहाँ पे डिवाइड में अगर मैं यहाँ पे चला गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। सो यहाँ पे क्या बनता है कि इन एक्चुअल मशीन, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इन एक्चुअल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। आप एग्जाम में यहाँ पे एम ए मत लिखिए, यहाँ पे आप पूरा लिखिए मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो, ऐसे पूरा लिखिए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट यूज किया है। ओके ओके, सो इन एक्चुअल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। ओके, सो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बन चुकी। और एक देखो ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में बटा हुआ है। सो एक और क्वेश्चन यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म होता है। स्टेट वेदर द एफिशिएंसी सच मशीन इज इक्वल टू लेस देन और मोर देन 1। मतलब उन्होंने बोला है कि एक्चुअल मशीन में एफिशिएंसी जो है वो लेस देन 1 है और इक्वल टू 1 है या मोर देन 1 है। सॉरी, मोर देन 1। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? आपको अभी तो मैंने समझा दिया है, सिंपल बात है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं बची होगी। आपको सिंपल पता है कि भाई एक्चुअल मशीन में ऑलवेज लेस देन 1, एक के बराबर भी नहीं होगा और एक से ज़्यादा होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये तो भाई नेचर के लॉ को बदल रहा है। ऐसे कभी हो ही नहीं सकता कि हम लोग कम इनपुट दे रहे हैं और ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। ओके, तो ये तो रॉन्ग है। और इक्वल की बराबर है तो इक्वल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल को हम लोग क्या कहेंगे, इट्स आइडियल मशीन। उसे तो हम लोग आइडियल मशीन बोलते हैं। तो इक्वल के बराबर नहीं होगा और ये तो इमेजिनेशन में होती है, मतलब ऐसा अगर आइडियल मशीन एक इमेजिनेशन पॉसिबिलिटी, वो रियलिटी में नहीं होती। तो इन एक्चुअल मशीन एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि इन एक्चुअल मशीन efficiency of such machine is always than 1 because some amount of work, some amount of इनपुट वर्क, उसे हम लोग इनपुट वर्क कहेंगे, वेस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन की वजह से या कोई भी अदर फैक्टर की वजह से हमारा इनपुट वर्क है वो वेस्ट हो जाता है। ओके, वो हमारे काम में नहीं आता, वो यूज में नहीं आता। ओके, सो वो ऑलवेज लेस देन 1। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के तीनों भी क्वेश्चंस यहाँ पे हो चुके हैं और ये क्वेश्चन अगर आपको समझ गए होंगे, इसके आंसर्स मैंने अगर आपको प्रॉपरली समझा दिए होंगे, तो आप कमेंट में डन लिखिएगा, कमेंट में ऐसे डाल सकते हो। और आपको सिर्फ ऐसे करना है, डन, ऑल डन, ऑल डन करके डालिए।
आपको जो भी कमेंट करना है आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर फिर भी इस क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट बचे होंगे, आपको कुछ पार्ट नहीं समझा होगा तो आप उसे कमेंट में डाल के रखिए। मैं इसको आपको ट्राई करूँगा कि इसके ऊपर फिर वीडियो बनाऊँ और उसको और अच्छे से समझाऊँ। ओके, और नेक्स्ट टाइम मैं इसके और क्वेश्चंस लाने वाला हूँ, क्योंकि हमारा चैनल जो है नया है और ये हमारे चैनल की सबसे पहली वीडियो है। इसलिए मैंने अभी तो स्टार्टिंग में 3 ही क्वेश्चन लिए हैं। आगे मैं इसके और भी क्वेश्चन लूँगा और भी इसके क्लासेस आने वाले हैं, तो वो क्लासेस की नोटिफ़िकेशन आपको आए, इसलिए आपको सिर्फ़ इतना ही करना है कि आपको अपने इस हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है एडू1, इसको सब्सक्राइब करना है और जो नोटिफ़िकेशन का बेल आइकन है, उसको क्लिक करना है, ताकि आपको आने वाले सारे क्लासेस हैं, उनकी नोटिफ़िकेशन आते रहें, टाइम टू टाइम, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास आई है, तो आपको बहुत ही जल्दी-जल्दी करना है और आपको सिर्फ़ जल्दी-जल्दी करना नहीं है, आपको समझ के करना है। ओके? तो फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड पढ़ाई करते रहे। बाय-बाय।